नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंज क्लासेस में। अभी तक हम शोध आवृत्ति के इस सीरीज़ में कहाँ तक पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं शोध आवृत्ति की सीरीज़ में शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध उपागम। फिर हमने पढ़ा था शोध की पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था शोध के प्रमुख चरण। आज हम पढ़ने वाले हैं शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ शैली। तो चलिए आइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब इन सब की बकवास लास्ट में होगी। आप सब वैसे भी होशियार हैं, पहले से ही करके रखे हुए हैं, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हमको दो बातें पढ़नी हैं, शोध प्रबंध और आलेख लेखन। शोध प्रबंध तो मेन विषय है हमारा, मुख्य विषय है हमारा, और आलेख लेखन इसी का भाग होगा। तो प्रमुख रूप से हमें ध्यान देना है शोध प्रबंधन में। ये बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा शोध प्रबंध जैसे आप थेसिस करते हैं। थेसिस आपको पता होगी क्या होती है। जब आप पीएचडी के दौरान जिस भी विषय पर आप 5-6 साल रिसर्च कर रहे होते हैं, शोध कर रहे होते हैं, उसको अब लास्ट में क्या होता है, आपको एक बुक का रूप देना होता है। बिल्कुल यही है शोध प्रबंधन का मतलब ही होता है थेसिस। वो जो थेसिस लिख करके रखते हैं ना, ये लगभग 500 से 1000 पेज का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थेसिस ही क्या होता है, शोध प्रबंध होता है। और आलेख लेखन जो होगा ना, वो इसका फॉर्मेट बताता है कि शोध प्रबंधन को किस फॉर्मेट में लिखा गया है। पहले शीर्षक है, फिर पृष्ठ है, फिर उसके बाद सारांश हो गया, टाइटल हो गया। तो ऐसे करके जो स्टेप्स होते हैं ना, वो आलेख लेखन में दर्शाए जाते हैं। ठीक है, तो शोध प्रबंध का मतलब एक्सपीरियंस जो आपने 5-6 साल लिया और उसके बाद आपने उसको बुक में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद आगे चल के प्रक्रिया ये होती है कि उसको आप पत्रिकाओं में, जर्नल्स में प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, शोध प्रबंध थेसिस डिसर्टेशन का फॉर्मेट। अभी हमने ऊपर देखा ना कि शोध प्रबंध क्या होता है, थेसिस होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसे तैयार किया जाता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है किसी थेसिस को कागजी रूप देना। ठीक है, अगर आप उसको बुक के रूप में बना रहे हैं, यदि कोई इसको आगे चल के पढ़ेगा तो उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, तो उसकी जो संरचनाएं होती हैं उनके कुछ निम्नलिखित क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। चलिए आइए उन स्टेप्स को हम देखते हैं। तो इसकी संरचना में पहला जो हमारा क्या आता है, सबसे पहला फॉर्मेट का जो भाग आता है वो रहता है आवरण पृष्ठ, टाइटल पेज। तो टाइटल में क्या होता है, टाइटल जो शीर्षक होता है उसको आप अपने शोध के संरचना के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने सामाजिक समरसता के ऊपर क्या किया है, अध्ययन किया हुआ है, तो आप उसका शीर्षक सामाजिक समरसता का भारतीय अध्ययन ये कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके शीर्षक तैयार कर सकते हैं, टाइटल। ठीक है, और ये टाइटल जो पेज होगा ना, उसमें आप क्या क्या रखेंगे, अपना नाम। ठीक है, आप शोध करते हैं तो आपका नाम रहता है उसमें, और उस संस्थान का नाम, जिस संस्थान से आप पीएचडी कर रहे होंगे या फिर जहाँ पर रह करके आप शोध कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, तारीख भी मेंशन की जाती है टाइटल पेज में, है ना, फ्रंट पेज में ये सब दर्शा दिया जाता है। जैसे हम लोग असाइनमेंट सेमिनार लिखते थे ना, याद होगा आप सभी को, बिल्कुल वैसे ही ये होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट। आपने थीसिस तैयार की होती है तो उसके लिए आपको जो भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसको आपको उसके साथ अटैच करना होता है कि इस संस्था से हमने ये डिग्री प्राप्त की है और इस डिग्री के दौरान ही हमने ये शोध किया है, और इस शोध प्रबंध का, थीसिस का जो सर्टिफिकेट मिला है वो प्रमाणित है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, वो अटेस्टेड करके रखते हैं, ये सबको पता ही होगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये रहा स्वीकृति पत्र, एक्नॉलेजमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये दिखाया जाता है कि जिन लोगों ने आपकी शोध में मदद की हुई है ना, उन्हें आप धन्यवाद देते हैं, है ना। जिससे जो भी डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट के टीचर्स हो गए, आपके सहयोगी हो गए, जहाँ पर आप गए तो वहाँ के जो लोग हैं, ऐसे करके तो इस स्वीकृति पत्र वहाँ पर लगाना होता है, जिससे आप शुक्रिया अदा करते हैं लोगों का। नेक्स्ट है सारांश। ठीक है, तो सारांश क्या होगा, संक्षिप्त वर्णन, कि आप उसमें, या फिर आपकी 1000 पेज की थेसिस है तो आपने 1000 पेज को संक्षिप्त रूप से आपको 150 वर्ड में क्या करना होगा, समेटना होगा और बताना होगा कि उसमें क्या क्या आपने लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया सारांश। फिर नेक्स्ट है सूची पत्र, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जितने भी अध्याय होंगे और उप अध्याय होंगे आपके थीसिस में उसको मेंशन किया जाएगा, है ना। जितने भी लेक्चर होंगे, जितने भी पार्ट्स होंगे, पार्ट होंगे, उनको मेंशन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावना,
इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या होता जाएगा कि आपने शोध का, आपके शोध का उद्देश्य क्या रहा है, जिस भी प्रासंगिकता के दौरान आपने अपना शोध किया है वो दर्शाएंगे, और जिस समस्या के ऊपर आपने अध्ययन किया है उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलिए, समस्या किया है या फिर किसी उपलब्धता के बारे में किया है तो ये तो डिपेंड करता है किस थीसिस में आपने किया है ना। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है 7th नंबर। नेक्स्ट है समीक्षा साहित्य। तो समीक्षा साहित्य में यदि मान लीजिए इसके पहले आपने कोई शोध किया हुआ था कभी, तो उसके बारे में आपको समीक्षा करनी होती है। ये छोटा सा टॉपिक होता है, ये बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है शोध पद्धति, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आपने जिस भी तरीके का इस्तेमाल किया है शोध करते वक्त, है ना, रिसर्च मेथड का यूज़ किया है, कौन से डेटा कलेक्शन मेथड का यूज़ किया है, डेटा संग्रह का, उसके बाद जो भी आपने एक्सप्लेनेशन या फिर विश्लेषण का साधन यूज़ किया है उन सबको मेंशन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा का विश्लेषण कैसे करना है। तो डेटा का विश्लेषण करने के लिए आपको आपके जो नंबर्स होंगे या डेटा होंगे उनका प्रस्तुतिकरण करना होगा, और साथ ही साथ उसके परिणाम भी बताने होंगे, है ना, क्या निकल के आया है। फिर नेक्स्ट है परिणाम और चर्चा। तो परिणाम और चर्चा में आपको क्या करना होता है, मान लीजिए कि जो भी शोध किया है ना उसका जो निष्कर्ष निकल के आएगा और उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये करना होता है आपको परिणाम और चर्चा में। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट देखते क्या है निष्कर्ष और सुझाव, ये रहा। ठीक है, निष्कर्ष और सुझाव तो ये सब जानते ही आप लोगों ने कितनी बार एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं और एसेज लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से है और इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, कुछ और है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा जाता है, मान लीजिए कि जिन पुस्तकों का यूज़ किया है आपने उन पुस्तकों के नाम मेंशन कर दीजिए, और जिन स्रोतों का यूज़ किया है आपने, है ना, जहाँ जहाँ से उठा करके मटेरियल्स का यूज़ करके आपने थीसिस को तैयार किया है उनको मेंशन कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है परिशिष्ट अपेंडिक्स। तो ये अपेंडिक्स आप शुरू में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। इसमें क्या दिया जाता है, इसमें यह दिया जाता है कि जो भी इसके अतिरिक्त जानकारी होगी ना वो परिशिष्ट में आप छोड़ दीजिएगा। जैसे कि डेटा चार्ट बना करके रख देना है कि किस किस डेटा के ऊपर आपने अध्ययन किया है, उसका एक चार्ट बना करके आप अपेंडिक्स में लास्ट में रख देते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं क्या है आलेख लेखन। तो आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट, जो हमने थीसिस तैयार की थी ना उसके लेखन की प्रक्रिया में हमने किन किन टूल्स का यूज़ किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसकी प्रक्रिया में, लेखन की प्रक्रिया में, लिखते वक्त हमने अपने थीसिस को किन किन टूल्स का यूज़ किया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट। तो सबसे पहला होगा संरचना। तो हमने जैसे बताया ना कि संरचना का यूज़ तो हमने किया ही हुआ है। तो इस संरचना में लिखा क्या हो जाता है, अब देखिएगा कि इसको बनाते वक्त आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी शीर्षक होगा ना वो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, अट्रैक्टिव, लोगों को देख करके ये लगना चाहिए कि हमें इसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उस टाइटल से आपके पूरी शोध का दर्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेखक का नाम और विवरण, ऑथर्स डिटेल्स क्या क्या होती हैं। तो ऑथर्स का नाम, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना, क्योंकि आप ही शोध करता होंगे, अपना नाम लिख लिया, अपने संस्थान का नाम लिखेंगे और अपना संपर्क विवरण दे देंगे। ठीक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपके माता पिता का नाम हो गया, ये सब चीज़ें आप सब जानते ही हैं ना, इसको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सारांश क्या है। सारांश वही है जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, संक्षिप्त विवरण करके देना है। नेक्स्ट क्या है परिचय, इंट्रोडक्शन। ये स्टेप्स याद रखिएगा जो हम बता रहे हैं ना, ऊपर वाले में लगभग 12-13 स्टेप्स थे और नीचे वाले में भी जितने भी होंगे, आप इन स्टेप्स को याद रखिएगा क्या क्या होते हैं, और स्टेप्स को एक लाइन से ही क्रमबद्ध तरीके से लगाइएगा। ठीक है, फिर क्या होता है परिचय। तो परिचय में क्या करना है, आपकी ध्यान रखिएगा परिचय में आपको अपना परिचय नहीं देना है। अपना परिचय आप कहाँ पर दे चुके हैं, लेखक के नाम और विवरण में। यहाँ पर जो परिचय दिया जाएगा ना वो आपके शोध का परिचय होगा कि आपके शोध की समस्या क्या है और उस शोध का उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पद्धतियाँ। तो फिर से वही हैं जिन पद्धतियों को आपने यूज़ किया है, अब अध्ययन के लिए जिन पद्धतियों को आपने अपनाया था उन्हीं को यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, विवरणात्मक पद्धति थी, गुणात्मक पद्धति थी, संख्यात्मक पद्धति थी, कौन सी पद्धति थी ये आपको बताना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है परिणाम और चर्चा। 6 नंबर क्या है रिजल्ट एंड डिस्कशंस। तो परिणाम पर चर्चा तो होती ही है, डेटा का विश्लेषण हो जाएगा और उसका निष्कर्ष निकल के आ जाएगा परिणाम और चर्चा से। ठीक है, फिर क्या निकल के आएगा लास्ट में, निष्कर्ष जो निकल के आता है उसमें क्या लगाना होता है, आपके मुख्य बिंदु को आपको हाईलाइट करना होता है। ठीक है, जो प्रमुख बिंदु होंगे ना आपके शोध के उनको निष्कर्ष में हाईलाइट कर देना है। फिर क्या करना है नेक्स्ट संदर्भ सूची।
संदर्भ सूची मतलब कि रेफरेंस है। रेफरेंस में क्या करना है, आपने जिन बुक्स का यूज़ किया है ना, मैं स्रोत बोल रहा हूँ बार बार, तो स्रोत में वही आएगा जो भी बुक्स आपने यूज़ की थी ना, या फिर किसी की भी मदद ली थी, किसी आर्टिकल की, किसी न्यूज़पेपर की, तो उनको मेंशन कर देना है। नेक्स्ट क्या है, संदर्भ शैली। संदर्भ शैली मतलब रेफरेंसिंग स्टाइल। आपने जिस भी भाषा का, जिस भी मेथड का उस शोध में यूज़ किया है ना, किस तरीके से उसका यूज़ किया है, ये आपको बताना है। वो इंडियन स्टाइल थी थीसिस करने की, या फिर अमेरिकन स्टाइल थी, है ना, या फिर जर्मन स्टाइल थी, या फिर ब्रिटिशर्स स्टाइल थी, कौन सी स्टाइल का आपने यूज़ किया है ना, उसको बताना है। तो हम इंडिया के हैं तो हम ज़रूरी नहीं है कि इंडिया की ही मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यदि थीसिस हमारी बहुत ही गहरी हुई ना, तो हो सकता है कि उसके लेवल के अनुसार हम इंडिया के बाहर का भी रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे देखिए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस, ये देखिए APA, नाम याद रखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म में ये पूछ लिया जाता है, APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये जो होती है ना, ये मुख्यतः सामाजिक विज्ञानों पर चर्चा करती है। ये देखिए, और मैंने आपको क्या बताया, मैंने विषय क्या बताया था, सामाजिक समरसता। तो सामाजिक समरसता सामाजिक विज्ञानों का ही क्या होता है, विषय होता है। तो हम इसे इंडियन मेथड में ना करके अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मेथड के द्वारा भी क्या कर सकते थे, थीसिस कर सकते थे। ठीक है, ऐसी बहुत सी लिखी हुई हैं। चलिए और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हम क्या है, MLA लिखा हुआ है। MLA का फुल फॉर्म है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये मुख्यतः किन विषय पर थीसिस के लिए यूज़ की जाती है, साहित्य और मानविकी के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, शिकागो स्टाइल। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, शिकागो स्टाइल। इतिहास और व्यवसाय के लिए मैगजीन शिकागो स्टाइल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विषय याद रखिएगा, इनसे कौन कौन से विषय कनेक्टेड हैं, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, हार्वर्ड स्टाइल। तो ये देखिए हार्वर्ड स्टाइल्स भी दी हुई है। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि इनके जो विषय होंगे ना, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रबंध और तकनीकी क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा हार्वर्ड स्टाइल का ही यूज़ आपको किया जाता है। तो आई होप आप सब लोग समझ ही गए होंगे। और इन सब स्टाइल्स में करना क्या होता है, ये आपके काम का चीज़ नहीं है। ठीक है, काम की चीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में पूछा ही नहीं जाता है कि इन स्टाइल्स को कैसे हम पूर्ण करते हैं या तैयार करते हैं, तो ये पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए, ये लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप आप सबको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और यदि आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप इसको 1.25 की स्पीड में भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।